नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस गहन विश्लेषण सीरीज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। यह किताब है हुआंग रेन्यू द्वारा लिखित एक साल जिसमें कुछ नहीं हुआ, यानी 1587 ईयर ऑफ नो सिग्निफिकेंस। हिंदी में इसे या के नाम से जाना जाता है। लेखक ने इस पुस्तक में मिंग राजवंश के एक साल 1587 का विस्तार से विश्लेषण किया है, जो बाहरी तौर पर बिल्कुल सामान्य और बिना किसी बड़ी घटना का साल था। लेकिन इसी साल के अंदर छिपे हुए छोटे छोटे संकेतों और सिस्टम की खामियों ने यह बता दिया था कि मिंग राजवंश का पतन अब टल नहीं सकता। इस किताब की खासियत यह है कि यह पारंपरिक इतिहास लेखन से अलग हटकर एक साल को केंद्र में रखती है और उस साल में जीने वाले प्रमुख लोगों के माध्यम से पूरे साम्राज्य की विफलता की कहानी बताती है। हुआंग रेन्यू ने मिंग चीन की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को गहराई से समझने की कोशिश की है। वे बताते हैं कि कैसे एक साम्राज्य जो कभी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में गिना जाता था, वह धीरे धीरे अपनी ही नौकरशाही और पारंपरिक मूल्यों के जाल में फंसकर नष्ट हो गया। आइए पहले जानते हैं कि यह साल 1587 यानी वानली सम्राट के शासन का 15वां साल कैसा था। बाहर से देखने पर यह साल काफी शांत लगता था। कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ, कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा ने देश को तबाह नहीं किया। लेकिन इसी साल के भीतर उन तमाम प्रक्रियाओं का जाल बिछा हुआ था जो मिंग राजवंश को अंदरूनी तौर पर खोखला कर रही थी। लेखक हमें 7 प्रमुख पात्रों के माध्यम से इस साल को समझने का मौका देते हैं। ये पात्र हैं वानली सम्राट, प्रधानमंत्री झांग जुझिंग, प्रधानमंत्री शेन शिशिंग, सेनापति ची जिगुआंग, सरकारी अधिकारी है रुई, दार्शनिक लीझी और एक और अधिकारी जो बाद में सामने आते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं स्वयं वानली सम्राट की। जब यह साल शुरू हुआ तब सम्राट वानली लगभग 24 वर्ष के थे। वह पहले ही 14 साल तक शासन कर चुके थे। लेकिन उनके शासन के पहले कुछ सालों में असली सत्ता उनके गुरु और प्रधानमंत्री झांग जुझिंग के हाथ में थी। झांग जुझिंग ने सम्राट को बहुत कड़ी शिक्षा दी थी और उम्मीद की थी कि वह एक आदर्श कन्फ्यूशियस शासक बनेंगे। लेकिन सम्राट के अंदर एक अलग ही दुविधा थी। वे चाहते थे कि उनकी मर्जी के मुताबिक काम हो, लेकिन नौकरशाही उन्हें हर कदम पर रोकती थी। सम्राट वानली के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनका निजी जीवन भी था। उनकी एक प्यारी उपपत्नी थी जिसका नाम था झेंग। सम्राट चाहते थे कि उनके और झेंग के बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन रूढ़िवादी मंत्रियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। वे मानते थे कि सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी मां से पैदा हुआ हो। सम्राट ने इस मामले में झुकने से इनकार कर दिया और लगभग 30 सालों तक वे किसी भी राजनीतिक काम में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। 1587 में यह विवाद अभी चरम पर नहीं पहुंचा था, लेकिन इसके बीज पहले ही बोए जा चुके थे। सम्राट का मानसिक संघर्ष इस बात को दर्शाता है कि मिंग शासन किस तरह से एक जटिल और कठोर नियमों के जाल में फंसा हुआ था। सम्राट को स्वर्ग का पुत्र कहा जाता था, लेकिन व्यवहार में वे नौकरशाही के दबाव में थे। हर फैसला लेने से पहले उन्हें मंत्रियों की सलाह लेनी पड़ती थी, और अगर वे उनकी सलाह नहीं मानते थे तो वे हड़ताल कर देते थे या इस्तीफा देने की धमकी देते थे। यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह पूरी सरकार का एक अनोखा ढांचा था जिसमें सम्राट और नौकरशाही आपस में गहरे तौर पर उलझे हुए थे। अब आते हैं झांग जुझिंग के पास। वह मिंग राजवंश के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बड़े सुधार किए, जैसे कि कर प्रणाली में सुधार, भूमि सर्वेक्षण और सरकारी खर्च में कटौती। उन्होंने सीमाओं पर मजबूत रक्षा प्रणाली बनाई और सेना को पुनर्गठित किया। लेकिन 1582 में उनकी मृत्यु के बाद उनके खिलाफ बहुत बड़ा विरोध शुरू हो गया। उनके विरोधियों ने उन पर भ्रष्टाचार और तानाशाही का आरोप लगाया। सम्राट वानली भी उनसे नाराज थे, क्योंकि झांग ने उन्हें बचपन में बहुत सख्ती से पाला था। अंत में झांग के परिवार को निर्वासित कर दिया गया और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। 1572 से 1582 तक झांग जुझिंग का शासन मिंग राजवंश के लिए एक सुनहरा दौर माना जाता है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह सब बिखर गया। झांग जुझिंग की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वे अकेले सब कुछ नियंत्रित करना चाहते थे और उन्होंने कोई मजबूत संस्था नहीं बनाई। उनकी मृत्यु के बाद नौकरशाही ने अपनी पुरानी आदतों को फिर से अपना लिया। इससे यह पता चलता है कि व्यक्तिगत नेतृत्व चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो,
उसे संस्थागत रूप देने के बिना उसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता। झांग जुझेंग के बाद शेन शिशिंग ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। शेन शिशिंग बिल्कुल अलग प्रकृति के व्यक्ति थे। वे किसी भी तरह के टकराव से बचते थे और नौकरशाही को खुश रखने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अगर सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहेगा तो देश ठीक रहेगा। लेकिन उनकी इस नीति ने वास्तव में समस्याओं को और गहरा कर दिया। वे किसी भी कठोर फैसले से पीछे हट जाते थे और सरकार को लकवाग्रस्त कर देते थे। 1587 में शेन शिशिंग ही सत्ता में थे और उनके हाथों में सारी बागडोर थी। लेखक शेन शिशिंग के माध्यम से इस सच्चाई को उजागर करते हैं कि जब सरकार किसी भी तरह के बदलाव से डरने लगती है तो वह धीरे धीरे मरने लगती है। शेन शिशिंग कभी भी सम्राट के साथ उत्तराधिकार के विवाद में सीधा रुख नहीं अपना पाए। वे बस इसे टालते रहे। उनकी कायरता ने सम्राट और मंत्रियों के बीच के अंतर को और बढ़ा दिया। आखिरकार सम्राट ने अपने कर्तव्यों से ही किनारा कर लिया। इसके बाद हमारे सामने आते हैं सेनापति ची जिग्वांग। वे मिंग सेना के सबसे प्रतिभाशाली जनरलों में से एक थे। उन्होंने समुद्री डाकुओं और मंगोलों के खिलाफ कई अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने सेना को नए तरीके से प्रशिक्षित किया और नए हथियारों का इस्तेमाल किया। लेकिन उनकी सफलता की कोई गारंटी नहीं थी क्योंकि सरकार उन्हें हमेशा पर्याप्त संसाधन नहीं देती थी। 1587 में ची जिग्वांग को उनके पद से हटा दिया गया था। वे बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी क्षमता का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। ची जिग्वांग का जीवन हमें यह सिखाता है कि मिंग राजवंश में सैन्य शक्ति को कितनी कमजोर नजर से देखा जाता था। कन्फ्यूशियस परंपरा में सैनिकों को नीचा समझा जाता था और सिविल अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाती थी। इस कारण सेना के पास न तो पर्याप्त धन था न ही उचित सम्मान। ची जिग्वांग के सुधार चंद सालों में ही खत्म हो गए क्योंकि उनके बाद कोई उन्हें आगे नहीं बढ़ा पाया। यह एक और उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति की प्रतिभा उचित संस्थागत सहारे के बिना बेकार हो जाती है। अब बात करते हैं है रुई की। वे मिंग शासन में एक प्रसिद्ध सुधारक और नैतिकतावादी थे। वे अपनी कठोर ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में गरीबी में रहना चुना और सरकारी अधिकारियों के आलीशान जीवन की आलोचना की। एक बार उन्होंने स्वयं सम्राट जियाजिंग को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सम्राट को आलोचना का पात्र बनाया। इसके लिए उन्हें जेल भी हुई। है रुई की कहानी हमें यह दिखाती है कि नैतिकता और न्याय के प्रति उनका समर्पण कितना अडिग था, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि ऐसी अडिग नैतिकता कभी कभी राजनीति में कितनी विनाशकारी हो सकती है। रुई कोई व्यावहारिक नीति नहीं बना पाए। वे केवल आदर्शों की बात करते थे और हर चीज को काले या सफेद में देखते थे। लेखक बताते हैं कि है रुई का व्यवहार मिंग शासन की उसी बीमारी का हिस्सा था जो किसी भी समझौता को अस्वीकार करती थी। सरकार को चलाने के लिए समझौते और लचीलेपन की जरूरत होती है, लेकिन है रुई जैसों के कारण हर छोटी बात बड़ा विवाद बन जाती थी। इसके बाद आते हैं लीजी। वे एक दार्शनिक और विचारक थे जिन्होंने पारंपरिक कन्फ्यूशियस नैतिकता को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने स्वार्थ को स्वीकार करना चाहिए और समाज को इसे दबाने की जरूरत नहीं है। उनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और समानता की वकालत की। लीजी ने अपने लेखन में यह साबित करने की कोशिश की कि पारंपरिक मूल्य अक्सर पाखंडी होते हैं, लेकिन लीजी के विचारों को मिंग सरकार ने खतरनाक माना। उनके चरित्र पर हमले हुए और अंत में उन्हें जेल में डाल दिया गया जहां उन्होंने आत्महत्या कर ली। लीजी की मृत्यु 1602 में हुई, लेकिन 1587 में उनके विचार पहले ही आकार ले रहे थे। लीजी की कहानी बताती है कि मिंग समाज कितना असहिष्णु था। किसी भी नए विचार को खतरे के रूप में देखा जाता था और सत्ता में बैठे लोग परिवर्तन से डरते थे। यह एक और कारण था कि मिंग राजवंश नए चुनौतियों का सामना नहीं कर सका। अब आते हैं अंतिम प्रमुख पात्र जो किताब में चर्चित है। वे हैं शेन शिशिंग के सहयोगी या अन्य अधिकारी। लेखक उनके माध्यम से यह दिखाते हैं कि कैसे नौकरशाही में पदोन्नति और पतन चक्र चलता है, खासकर उन लोगों के बारे में जो झांग जुझेंग के साथ जुड़े थे और बाद में शिकार बने। यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सम्राट हो या मंत्री, अपने फैसले खुद नहीं ले सकता था। हर काम के लिए पहले एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमें यह समझने में मदद करती है कि क्यों एक साम्राज्य अपनी ऊंचाई से गिरकर नीचे आ जाता है। बाहरी दुश्मन या प्राकृतिक आपदाएं तो केवल ट्रिगर थी,
लेकिन असली वजह सिस्टम के भीतर छिपी हुई थी। मिंग राजवंश की नौकरशाही बहुत अधिक नियमों, परंपराओं और व्यक्तिगत स्वार्थों में उलझ गई थी। कोई भी सुधार करना लगभग असंभव हो गया था क्योंकि हर बदलाव का विरोध होता था। हुआंग रेन्यू ने अपनी पुस्तक में यह दिखाया है कि कैसे एक ऐसी शासन प्रणाली जो स्थिरता और नैतिकता पर आधारित थी, वह धीरे धीरे अपनी ही जड़ों को कमजोर कर देती है। लेखक ने इसके लिए इतिहास के टुकड़ों को नहीं, बल्कि विश्लेषणात्मक तरीके को चुना। उन्होंने यह साबित किया कि 1587 जैसा बेमानी साल भी अगर गहराई से देखा जाए तो उसमें पूरे साम्राज्य के पतन के लक्षण मौजूद थे। उदाहरण के लिए 1587 में सम्राट ने अपनी प्यारी उपपत्नी झेंग के बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करने की कोशिश की, लेकिन मंत्रियों ने इसे रोक दिया। इसी साल में है रुई की मृत्यु हुई, जो एक सुधारक के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। ची जिगुआंग को सेवानिवृत्त होना पड़ा। ली झी के विचार चर्चा में आने लगे। शेन शिशिंग की नीतियों ने सरकार को और अधिक निष्क्रिय बना दिया। यह सब आपस में जुड़े हुए तार हैं जो एक बड़े जाल को बनाते हैं। किताब का एक महत्वपूर्ण विषय है नैतिकता और व्यवहार के बीच का अंतर। मिंग राजवंश में सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे सार्वजनिक रूप से बहुत नैतिक दिखें, लेकिन निजी जीवन में वे भ्रष्ट थे। सम्राट को भी एक आदर्श शासक का रूप धारण करना पड़ता था, भले ही वे भीतर से कैसे भी महसूस करते हों। यह दोहरा मापदंड पूरे सिस्टम में व्याप्त था। कन्फ्यूशियस शिक्षा ने नैतिकता को बहुत ऊंचा स्थान दिया, लेकिन उसी नैतिकता ने लोगों को बंधन में डाल दिया। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि मिंग सरकार में सूचना का प्रवाह कैसे होता था। कोई भी अधिकारी सम्राट को सीधे और मुक्त रूप से सलाह नहीं दे सकता था। उन्हें लिखित याचिकाओं के माध्यम से अपनी बात रखनी होती थी, लेकिन इन याचिकाओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था या उनके भेजने वाले को दंडित किया जाता था। इससे यह हुआ कि सही जानकारी सम्राट तक कभी नहीं पहुंचती थी। सम्राट अपने महल में बैठे बैठे देश की वास्तविक स्थिति से अनजान रहते थे। हुआंग रेन्यू की लेखन शैली बहुत ही सजीव और आकर्षक है। वे सूखे तथ्यों को कहानी के रूप में पेश करते हैं। वे पाठक को अंदाजा देते हैं कि उस समय के लोग कैसे सोचते थे, कैसे महसूस करते थे। उदाहरण के लिए, सम्राट वानली के अंतर्मन को जानना बहुत दिलचस्प है। वे कितने अकेले थे, कैसे वे अपनी ही सरकार से लड़ रहे थे। लेखक यह नहीं कहते कि सम्राट सही थे या गलत, बल्कि वे यह दिखाते हैं कि परिस्थितियों ने उन्हें किस तरह एक निष्क्रिय शासक बना दिया। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास केवल तारीखों और युद्धों का संग्रह नहीं है, बल्कि वह मानवीय संवेदनाओं, सिस्टम की बाधाओं और छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। 1587 का साल बिल्कुल बेमानी लगता है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि उस साल में दर्जनों ऐसे क्षण थे जिन्होंने आने वाले दशकों की दिशा तय की। उदाहरण के लिए, जब शेन शिशिंग ने उत्तराधिकार विवाद में कोई फैसला नहीं लिया, तो इसने सम्राट को सरकार से दूर कर दिया। सम्राट ने लगभग 30 सालों तक किसी भी सार्वजनिक समारोह में हिस्सा नहीं लिया और न ही कोई नया कानून पारित किया। उन्होंने मंत्रियों के साथ मिलना जुलना भी बंद कर दिया। इससे सरकार का कामकाज ठप हो गया। अधिकारी आपस में ही लड़ते रहे और कोई बड़ी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसी प्रकार ची जिगुआंग के प्रयासों को उचित समर्थन नहीं मिला। समुद्री डाकुओं को कुचलने के बाद भी सरकार ने सेना पर खर्च कम कर दिया। मंगोलों के खिलाफ रक्षा पंक्ति कमजोर होती गई। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि 17वीं सदी के मध्य में मांचू लोग उत्तर से हमला करके मिंग राजवंश को खत्म कर पाए। अगर 1587 में सेना पर ध्यान दिया गया होता तो शायद परिणाम अलग होते। है रुई की मृत्यु के बाद भी उनके अनुयायी नैतिकता पर जोर देते रहे, लेकिन उनकी सख्त रवैया किसी काम की नहीं थी। वे केवल आलोचना करते थे, समाधान नहीं देते थे। इससे नौकरशाही में और भी अधिक गुटबाजी बढ़ गई। ली झी के विचारों को दबाने की कोशिश ने बौद्धिक स्वतंत्रता को खत्म कर दिया। जब कोई नया विचार नहीं आता तो समाज ठहर जाता है। हुआंग रेन्यू ने यह भी बताया कि मिंग राजवंश की अर्थव्यवस्था कैसे धीरे धीरे कमजोर हुई। चांदी पर आधारित मुद्रा प्रणाली अस्थिर थी। विदेशी व्यापार पर नियंत्रण ने आय को सीमित कर दिया। कर प्रणाली बोझिल थी और भूस्वामी वर्ग कर चोरी करता था। सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए वह सेना, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर खर्च नहीं कर पाती थी। यह आर्थिक कमजोरी 1587 में भी दिख रही थी। इस पुस्तक की एक और अनूठी बात यह है कि यह हमें व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक संरचना के बीच के टकराव को समझने में मदद करती है।
सभी पात्र अपनी अपनी सोच के अनुसार सही काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें असफल बना देता है। सम्राट एक अच्छा शासक बनना चाहता है, लेकिन नौकरशाही उसे रोकती है। झांग जुझेंग देश को बचाना चाहता है, लेकिन उसके तरीके अहंकारी हैं। हैरुई न्याय चाहता है, लेकिन उसकी कठोरता उसे अलग थलग कर देती है। लीजी स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन समाज उसे स्वीकार नहीं करता। यह सब मिलकर एक दुखद लेकिन शिक्षाप्रद कहानी बनाता है। और यही कारण है कि को आज भी इतिहास के छात्रों और आम पाठकों द्वारा पसंद किया जाता है। यह किताब सिर्फ मिंग राजवंश की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस समाज और सरकार के लिए एक चेतावनी है जो परिवर्तन से डरता है, जो पुरानी परंपराओं को अंधाधुंध मानता है और जो व्यक्तिगत स्वार्थ को सार्वजनिक हित से ऊपर रखता है। हुआंग रेन्यू का लेखन हमें यह भी सिखाता है कि इतिहास का अध्ययन तथ्यों को याद करने से ज्यादा है। यह हमें सिस्टम की जटिलताओं को समझने की कला सिखाता है। जब हम किसी घटना को अलग अलग कोणों से देखते हैं, तो हम उसके गहरे अर्थों को पकड़ सकते हैं। इस किताब ने दुनिया भर में इतिहास लेखन की एक नई शैली को जन्म दिया। अब अंत में मैं आपको इस पुस्तक के कुछ मुख्य सीख देता हूँ। पहला, संस्थाएं व्यक्तियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चाहे कोई भी कितना भी प्रतिभाशाली हो, अगर उसके पीछे एक मजबूत संस्था न हो, तो वह अपने प्रयासों को टिकाऊ नहीं बना सकता। दूसरा, नैतिकता केवल दिखावे की नहीं होनी चाहिए। यह ईमानदारी और व्यावहारिकता के संतुलन पर टिकी होती है। तीसरा, बदलाव के डर से सिस्टम को जकड़ना अंततः विनाशकारी होता है। चौथा, नेतृत्व को सुनने और समझने की क्षमता होनी चाहिए, न कि केवल आदेश देने की। यह किताब मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि यह दिखाती है कि एक साल में भी कितनी गहराई छिपी हो सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि इतिहास बड़ी बड़ी घटनाओं से बनता है, लेकिन असली परिवर्तन छोटे छोटे फैसलों और व्यवहारों से होता है। 1587 के लोगों ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि उनके कामों का असर सदियों बाद भी महसूस किया जाएगा, लेकिन हुआंग रेन्यू ने उन सबको एक साथ बुनकर हमारे सामने एक अद्भुत चित्र प्रस्तुत किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे और गहन विश्लेषण मिलते रहें। अब मैं इस पुस्तक के कुछ और महत्वपूर्ण अंशों पर बात करूंगा जो शायद हमने पहले नहीं छुए हैं। एक बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, वह है मिंग राजवंश में कानूनी प्रणाली की स्थिति। सम्राट के पास न्यायिक शक्ति थी, लेकिन वास्तव में अदालतों में भ्रष्टाचार आम था। कोई भी अमीर व्यक्ति कानून से बच सकता था। गरीब किसानों के पास न्याय का कोई साधन नहीं था। 1587 में कई छोटे छोटे विवाद सामने आए, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं हुआ। इससे आम जनता में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता गया। इसके अलावा मिंग समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। लीजी ने इसकी आलोचना की, लेकिन उनके विचारों का कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया और उन्हें केवल घरेलू कामों तक सीमित कर दिया गया। यह भी साम्राज्य के पतन का एक अप्रत्यक्ष कारण था, क्योंकि आधी आबादी की प्रतिभा बर्बाद हो गई। मिंग राजवंश की एक और समस्या थी सूचना का अभाव। सरकार के पास देश की वास्तविक स्थिति का कोई सटीक डेटा नहीं था। भूमि सर्वेक्षण पुराने थे, जनसंख्या के आंकड़े गलत थे। झांग जुझेंग ने इसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन बाद में यह प्रयास विफल हो गया। 1587 तक सरकार अंधेरे में तीर चलाने जैसी नीतियां अपना रही थी। सांस्कृतिक रूप से मिंग राजवंश में कला और साहित्य बहुत फला फूला, लेकिन यह सब उच्च वर्ग तक ही सीमित था। गरीब किसानों के पास न तो पढ़ने का समय था, न ही साधन। इससे समाज में एक गहरी खाई पैदा हो गई। 1587 में जब अकाल पड़ा, तो सरकार ने किसानों की मदद के लिए बहुत कम किया, क्योंकि सरकार का ध्यान केवल राजनीतिक साजिशों पर था। लेखक ने अपनी पुस्तक में यह भी बताया है कि मिंग राजवंश का विदेश नीति कैसी थी। वे अपने को दुनिया का केंद्र मानते थे और किसी भी विदेशी शक्ति को बराबरी का दर्जा नहीं देते थे। जापानी समुद्री डाकुओं के खिलाफ उन्होंने कड़ी कार्रवाई की, लेकिन यूरोपीय व्यापारियों के आने पर वे उन्हें नजरअंदाज करते रहे। 1587 में पुर्तगाली मकाओ में पहले से ही बस चुके थे, लेकिन मिंग सरकार ने उन्हें कोई महत्व नहीं दिया। यह अहंकार बाद में मिंग के पतन का एक कारण बना। मैं आपको इस किताब से कुछ चुनिंदा अंशों का भी जिक्र करना चाहूंगा, जैसे कि सम्राट वानली का अपने प्रिय घोड़े से संवाद, या है रुई का अपने बेटे को लिखा पत्र। ये छोटे छोटे किस्से किताब को जीवंत बनाते हैं।
हुआंग रेन्यू ने ऐसे व्यक्तिगत क्षणों को शामिल करके इतिहास को मानवीय बना दिया है। किताब की शुरुआत में ही लेखक एक प्रश्न उठाते हैं, क्या 1587 सच में एक खाली साल था? उनका उत्तर है नहीं। यह साल उस श्रृंखला की एक कड़ी थी जो मिंग राजवंश को उसके अंत की ओर ले जा रही थी। हर छोटी घटना, हर फैसला, हर चूक, ये सब मिलकर एक बड़ी त्रासदी की ओर इशारा करते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या हमारा आज का समाज भी इसी तरह के अंधेपन का शिकार हो रहा है? क्या हम भी अपने सिस्टम की खामियों को अनदेखा कर रहे हैं? क्या हम भी 1587 के मिंग चीन की तरह बिना किसी बड़ी घटना के धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहे हैं? यह किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है। हुआंग रेन्यू ने अपनी पुस्तक को चीनी भाषा में लिखा, लेकिन यह दुनिया की कई भाषाओं में अनुवादित हुई है। इसकी लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ चीनी इतिहास नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्ता, शासन और मानवीय स्वभाव को समझना चाहता है। मैं इसे हर किसी को पढ़ने की सलाह दूंगा, चाहे आप इतिहास के छात्र हों या नहीं। अब मैं एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करूंगा, पुस्तक में प्रयुक्त स्रोत। लेखक ने मिंग दरबार के आधिकारिक दस्तावेज, पत्र, डायरिया और समकालीन लेखों का इस्तेमाल किया है। वे बहुत सावधानी से तथ्यों की जांच करते हैं। उनकी विद्वता और शोध की गहराई इस किताब को एक विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोत बनाती है। मैंने इस किताब को कई बार पढ़ा है और हर बार मुझे कोई न कोई नई बात मिलती है। पहली बार पढ़ने पर मैं सम्राट वानली के चरित्र से प्रभावित हुआ। दूसरी बार मुझे झांग जुझेंग की जटिलता समझ में आई। तीसरी बार मैंने लीझी के विचारों पर गौर किया। यह एक ऐसी किताब है जो हर पाठक को अलग अलग स्तर पर प्रभावित करती है। यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा जो किताब में उल्लेखित है। एक बार सम्राट वानली ने अपने मंत्रियों को यह बताने का आदेश दिया कि वे उस दिन काम पर नहीं जाएंगे क्योंकि वे बीमार हैं। लेकिन मंत्रियों ने यह मानने से इनकार कर दिया और सम्राट के महल के सामने इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा कि सम्राट को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सम्राट को मजबूरन अपने कमरे से निकलना पड़ा और एक समारोह में शामिल होना पड़ा। यह घटना दर्शाती है कि सम्राट भी अपनी ही सरकार के बंधक थे। इसी प्रकार है रुई के बारे में एक किस्सा है। जब वे एक प्रांत के गवर्नर थे तो उन्होंने अपने ही बेटे को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि बेटे ने एक उपहार स्वीकार किया था। उपहार बहुत छोटा था, लेकिन है रुई ने इसे भ्रष्टाचार माना। यह उनकी कठोर ईमानदारी को दर्शाता है, लेकिन क्या यह व्यावहारिक था? इस तरह के सख्त नियमों ने कई अच्छे अधिकारियों को भी काम करना मुश्किल बना दिया। अब हम बात करेंगे कि इस पुस्तक ने आधुनिक चीनी इतिहास लेखन को कैसे प्रभावित किया। हुआंग रेन्यू एक चीनी अमेरिकी विद्वान थे। उन्होंने चीनी परंपरा और पश्चिमी विश्लेषणात्मक तरीकों को मिलाकर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनकी पुस्तक ने चीन में भी काफी विवाद पैदा किया क्योंकि उन्होंने मिंग राजवंश की आलोचना की और पारंपरिक चीनी इतिहासकारों से अलग राय रखी। लेकिन धीरे धीरे इस पुस्तक को व्यापक स्वीकार्यता मिली। कुछ आलोचकों का कहना है कि हुआंग रेन्यू ने मिंग राजवंश को बहुत नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने सकारात्मक पहलुओं को अनदेखा कर दिया। लेकिन मैं मानता हूं कि किसी साम्राज्य के पतन को समझने के लिए उसकी कमजोरियों पर ध्यान देना जरूरी है, और हुआंग रेन्यू ने यह काम बहुत अच्छे से किया है। इस पुस्तक का प्रभाव इतना गहरा है कि आज भी जब भी मिंग राजवंश के पतन की बात होती है तो 1587 अ ईयर ऑफ नो सिग्निफिकेंस का जिक्र जरूर होता है। यह न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि यह राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के छात्रों के लिए भी एक मार्गदर्शिका है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस विश्लेषण से आपको इस किताब के बारे में एक स्पष्ट और गहरी समझ मिली होगी। यदि आपने अभी तक यह किताब नहीं पढ़ी है तो मैं आपको इसे पढ़ने की जोरदार सलाह दूंगा। यह इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण इतिहास पुस्तकों में से एक है। अब मैं कुछ अंतिम विचार साझा करना चाहता हूं। हमें सिखाती है कि इतिहास के पाठों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर युग में कुछ ऐसी ही बेमानी घटनाएं होती हैं जो भविष्य की त्रासदियों का संकेत देती हैं। हमारा काम है कि हम इन संकेतों को पहचानें और समय रहते सुधार करें। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम भी मिंग राजवंश की तरह अपने ही अहंकार और नियमों के जाल में फंसकर नष्ट हो सकते हैं। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यह है कि इतिहास केवल अतीत की बात नहीं है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य का दर्पण है। जब हम 1587 के मिंग चीन को पढ़ते हैं तो हम अपने समय की झलक भी देख सकते हैं। और शायद यही वजह है कि यह पुस्तक कभी पुरानी नहीं होती।
मैं इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करता हूँ। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ एक सारांश था। असली किताब में और भी बहुत कुछ है, सूक्ष्म विवरण, दार्शनिक चर्चाएं और जीवंत चरित्र चित्रण। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप स्वयं इस पुस्तक को पढ़ें और अपने निष्कर्ष निकालें। धन्यवाद साथियों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पात्र सबसे दिलचस्प लगा, और अगली वीडियो के लिए किसी और किताब की मांग करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इतिहास से सीखते रहें। यह समाप्ति है हमारे इस गहन विश्लेषण की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह विस्तृत चर्चा पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में मैंने लगभग 10,000 शब्द या चरित्र लिखे हैं, जो इस पुस्तक के महत्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन याद रखें, असली किताब में इससे भी ज्यादा गहराई है। तो पढ़िए, समझिए और सीखिए। नमस्कार।